नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री के जो लघुरात्मक प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर वाले, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले हिस्ट्री के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं चैनल पर, उन सब के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप सारे के सारे वीडियो जो है डाउनलोड सभी वीडियो को देख सकते हैं जो अब तक हमने हिस्ट्री के अपलोड किए हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में आंतरिक व विदेश दोनों व्यापार में उन्नत अवस्था में थे? तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट लिखोगे उपमहाद्वीप तथा उससे आगे आने वाला माल। इसमें क्या लिखोगे कि नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख प्राप्त किए जा सकते थे। नीले रंग का कीमती पत्थर लाजवर्द मणि को सुरतुगा यानी अफगानिस्तान से, गुजरात में स्थित बड़ौन से करलियन, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी और दातवें राजस्थान से मंगाई जाती थी। राजस्थान का जो खेतड़ी अंचल है इससे तांबा और दक्षिण भारत सोने के लिए अभियान भेजे जाते थे। दूसरा है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। कर्नियल, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना आदि मेलुहा से प्राप्त किए जाते थे। तथ्य, मोसोपोटामिया की विशिष्ट बेलनाकार मोहर पर बना कुब्बड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। बहरीन दिलमुन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर भी कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए, या मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की 3 विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर, पहला विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मकान है वो कैसे प्राय पक्की ईंटों से बनाते थे। कई आवासों में देख आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। दूसरा, भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता। तीसरा, प्रत्येक घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था। तीसरा, अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी की महत्वपूर्ण साधन है, स्पष्ट कीजिए, या वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। उत्तर है, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा विचारों को उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। दूसरा, इनमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दान का विवरण होता है। तीसरा, अभिलेखों में इनकी निर्माण की तिथि भी खुदी होती है, जिससे राजाओं के शासनकाल, उनके नाम, प्रमुख कार्यों एवं धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई थी। उदाहरण, भारत में सम्राट अशोक के अभिलेख जो है बृहद स्तर पर प्राप्त हुए, जो मौर्य वंश की जानकारी प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, शक शासक रुद्रदामन के अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में क्या विवरण दिया गया, या आप कैसे कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया? तो शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में वर्णन है। जल द्वारों और तटबंध वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल द्वारा किया जाता था, परंतु एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, सारा पानी बह गया। तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमरनायक प्रणाली की भूमिका को उल्लेख कीजिए, या अमरनायक कौन था? विजयनगर के प्रशासन में उसकी भूमिका वर्णन कीजिए। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन की राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायकों का कार्य, पहला, वे अपने क्षेत्र से भू राजस्व अन्य कर वसूल करते थे। दूसरा, राजस्व का कुछ हिस्सा राजा की सहायता के लिए रखी जाने वाली सेना पर खर्च होता था। तीसरा, राजस्व का कुछ हिस्सा नायक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करता था। चौथा, राजस्व का एक अंश मंदिरों एवं सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए होता था। अगला, अमरनायकों पर नियंत्रण। अमरनायक राजा के एक वर्ष में एक बार भेंट भेजा करता था। दूसरा, अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं नायक उपस्थित होता था। तीसरा, राजा कभी कभी नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर नियंत्रण दर्शाता था। अगला है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठान का क्या महत्व था, या महानवमी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं, या महानवमी डिब्बा पर टिप्पणी लिखिए, विशेषता बताइए, या महानवमी डिब्बा और उससे जुड़े अनुष्ठान का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थान में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। मानवमी दिवस जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर सर्द मास में मनाए जाने वाले 10 दिनों के हिंदू त्यौहार महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे।
मूर्ति पूजा करना, राज्य के अश्व घोड़ों की पूजा करना, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि देना। महानवमी के प्रमुख आकर्षणों की बात करें तो नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, सैनिकों की शोभा यात्रा, नायकों द्वारा दी जाने भेंट तथा निश्चित कर आदि थे। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन कौन से थे, उनके उद्देश्य क्या थे। पहला, शहरों में व्यापारिक गतिविधि व माल गोदाम बनाकर रखते थे। दूसरा, शहरों का बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल हुआ। तीसरा, शहरों के नक्शे बनवाए गए, आंकड़े इकट्ठे कर शहरी रिपोर्टों में प्रकाशित किए जाते थे। चौथा, शहरों के रखरखाव के लिए नगर पालिकाएं बनाई गई। जलापूर्ति, सड़क निर्माण एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। पांचवा, शहर को दो हिस्सों में बांटा गया जिन्हें क्रम से सिविल लाइन व देशियों का क्षेत्र कहा जाता था। छठा, शहरों में घोड़ा गाड़ी, ट्रम, बसें, सार्वजनिक पार्क, सिनेमा हॉल, रंगशाला एवं शिक्षा से जुड़ी संस्थानें खुली गई। लास्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में प्रचलित स्थापत्य कला की विशेषताओं को लिख लीजिए। इसमें पहली कला है नवशास्त्रीय या इसे नियो क्लासिक कहते हैं। इस शैली में बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखीय गणित का संरचना निर्माण होता था। यह शैली प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली है। इस शैली की भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण यह उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल है। इस शैली में निर्मित भवन 1883 ईस्वी में निर्मित बम्बई का टाउन हॉल है। फिर नव गोथिक शैली, इस शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे और बारीकी से साजसज्जा इस शैली की विशेषता है। इस शैली का जन्म गिरिजाओं में हुआ था। इस शैली में निर्मित भवन सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय एवं विक्टोरिया टर्मिनस है। तीसरी है इंडो सार्वजनिक शैली। इसमें भारतीय एवं यूरोपीय दोनों शैलियों में मिश्रित रूप है। इसमें इंडो शब्द हिंदुओं का संस्कृत रूप, जबकि सार्वजनिक शब्द यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए कहते थे। इस शैली में गुंबदों, छतरियों, जालियों एवं मेहराबों का प्रयोग होता है। इस शैली में निर्मित भवन गेटवे ऑफ इंडिया और जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित ताज होटल है। तो ये आपके लघुरात्मक प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे पहले हमने जो इतने भी वीडियो बनाए हैं सबके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और कोई आपका हिस्ट्री से संबंधित पॉइंट छूट गया हो या आप और पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आएंगे, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।